So in question number 16, each side of a box made of a metal sheet in a cubic shape is A, so that each side of a box made up of a metal sheet is A at the room temperature T. And the coefficient of the linear expansion of the metal is alpha, that metal sheet is alpha. So the temperature, so the metal sheet is heated uniformly by a small temperature delta T, and so that its temperature will become T plus delta T, right? So हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बॉक्स. सो मेटल शीट का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है, वो अगर मेटल शीट होगी तो उसका लीनियर एक्सपांशन का कोएफिशिएंट जो है वो है अल्फा, तो उसका एरियल एक्सपांशन का कोएफिशिएंट जो होगा वो होगा 2 अल्फा, एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 3 अल्फा. सो हमें कैलकुलेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है. सो अगर टेम्परेचर टी से डेल्टा टी से इंक्रीज किया तो हमें पता है डेल्टा वी जो होता है वो होता है V initial into gamma into delta t, करेक्ट. सो V initial इज AQ, एंड क्योंकि A साइड है, और गामा जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा, विच इज 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. सो यहाँ पे 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी. सो आवर आंसर विल बी 3 अल्फा AQ डेल्टा टी. ओके, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. सो इतना आसान सवाल था ये. Moving on to the next question, question number 17, जिसमें a cell E1 of EMF 6 volt and internal resistance 2 ohm is connected with another cell E2 of EMF 4 volt and internal resistance 8 ohm as shown in the figure. The potential difference across the point X and across the point Y that we need to calculate. So ये भी काफ़ी सिंपल सवाल है. देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाया गया है, ऑफकोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं बैटरी के साथ, और 2 बैटरीज भी एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो यहाँ सब कुछ सीरीज में कॉम्बिनेशन है. तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को एक जगह लेके आता हूँ और सारी बैटरीज को एक जगह लेके आता हूँ, जिससे कि मेरे को करंट मालूम पड़ जाएगा सर्किट का सबसे पहले. सो मुझे पता है यहाँ पे बैटरी है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक दूसरी बैटरी है जिसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, ऐसा कुछ सीन है, और ये एक ऐसा सर्किट है. तो मैं क्या करता हूँ, सारे रेजिस्टेंस एक जगह लेके आता हूँ और सारी बैटरीज एक जगह लेके आता हूँ, जिससे कि सर्किट सॉल्व करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो. तो मैं अगर देखूँ इस सर्किट में, तो मुझे दिख रहा है कि 6 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट होने वाला है, क्योंकि एक दूसरे को ये अपोज कर रहे हैं. तो नेट जो पोटेंशियल आने वाला है वो आने वाला है 2 वोल्ट का, और मुझे रेजिस्टेंस पता है यहाँ पे है 2 ओम का और यहाँ पे है 8 ओम का. तो नेट रेजिस्टेंस भी मुझे पता है कितना है, 10 ओम नेट रेजिस्टेंस है, क्योंकि सीरीज में मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ. सो कुछ ऐसा सर्किट बन रहा है. अब इस सर्किट में करंट जो है वो इधर के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पे 0 है. ठीक है, अगर मान के चले इनकेस ऐसा अपन कंसिडर करें. सो यहाँ पे करंट जो आएगा वो आएगा 2/10, करेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो करंट आ जाएगा. सो करंट की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 1/5 इस सर्किट में. सो यहाँ पे करंट जो आया तुम्हारे सर्किट में वो आया I इज इक्वल्स टू 1/5. सो मुझे आइडिया लग चुका है कि करंट 6 वोल्ट से बाहर निकलने वाला है. ये 6 वोल्ट की बैटरी थी यहाँ पे, और यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से करंट निकलने वाला है 1/5 सर्किट में. ठीक है, मुझे अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस पॉइंट के एक्स और वाई के बीच में. ये एक्स है, ये वाला एक्स है, और ये वाला वाई पॉइंट है. तो मैं थोड़ा सर्किट बना ही लेता हूँ. तो यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है. 6 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी और 8 ओम का रेजिस्टेंस. सो 4 वोल्ट की बैटरी है और 8 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर वाई पॉइंट आया है. ठीक है, यहाँ पे एक्स पॉइंट है, ये इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसा पढ़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी और 8 ओम का रेजिस्टेंस, ये 8 ओम एंड ये 4 वोल्ट की बैटरी. सो हमें Vx माइनस Vy निकालना है. तो Vx माइनस Vy कितना होगा वो निकालना है. इनका मैग्नीट्यूड ही पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली. सो यहाँ पे अगर मैं 0 कंसिडर करूँ पोटेंशियल, अगर मैं कंसिडर करूँ Vx 0 है, तो मैं अगर इधर के साइड में मूव करूँ तो मुझे दिखेगा करंट अगर इधर की तरफ जा रहा है, जो अपने को पता है 1/5 है, अपन ने अभी कैलकुलेट किया, तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा. सो Vx जो भी होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट x, ठीक है,
अपन उसे जीरो नहीं कंसिडर करते, चलो कुछ मान ही लेते वी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो कंसिडर नहीं करते अपन पोटेंशियल, कुछ वी एक्स होगा। सो वी एक्स प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ 8 करना पड़ेगा, दैट इज आई इंटू आर। दिस आई करंट जो फ्लो कर रहा था सर्किट में इंटू आर। मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि अपन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लस 4 वोल्ट का ऐड हो रहा है ऊपर से क्योंकि बैटरी लगाई है, एंड विच विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एट वाई। ओके, सो यहाँ से वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू जो आई वो आई कुछ कैलकुलेट करने पे -5.6। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो 5.6 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्स एंड वाई, तो अगर वी एक्स माइनस वी वाई करोगे तो -5.6 आएगा, बट ऑप्शन में माइनस है नहीं तो इन्होंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है ए क्यूब ऑफ ए साइड ए हैज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस एक्सेप्ट एट द ओरिजिन वेयर द चार्ज इज -q। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब इज, सो हमें हर जगह पे +q चार्ज रखा है क्यूब में, बस ओरिजिन पे -q चार्ज रख दिया है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तो मैं बता, अगर ये क्यूब है, अगर सिमेट्रिकली सब जगह पे +q चार्ज रखते अपन, सब जगह पे +q चार्ज रखते, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती, ठीक है, बाय सिमेट्री से। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाती वो जीरो हो जाती। तो अगर मैं इनकेस ऐसा कहूँ कि ओरिजिन पे का चार्ज हटा ही दिया मैंने, ओरिजिन पे अगर चार्ज नहीं होता, बाकी सारे चार्जेस होते हैं और ओरिजिन पे चार्ज नहीं होता, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती वो ओरिजिन के डायरेक्शन में आ जाती। क्योंकि अगर मैं ओरिजिन का चार्ज डाल दूँ +q, अभी क्वेश्चन से रिलेट मत करो, जिसे मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। तो अगर हर जगह पे +q होता, अगर इनिशियली +q एंड +q, ठीक है, और यहाँ पे भी +q, और ये मान लो आपको ओरिजिन है, तो यहाँ से अगर मैं चार्ज हटा देता इनकेस से, यहाँ पे जीरो चार्ज रहता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती वो ओरिजिन के डायरेक्शन में इधर आती। क्योंकि जब मैं यहाँ पे कोई चार्ज डालूंगा वो इसको अपोज करेगा, सेंटर से सेंटर की तरफ जाएगा, तब जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, है ना। क्योंकि क्यू चार्ज रखने पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बननी है सेंटर पे। तो इसका मतलब जब यहाँ पे ये क्यू चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी बचे हुए 7 चार्जेस के कारण जो आएगी वो कुछ इधर की तरफ आएगी, सेंटर की तरफ, सेंटर से, क्योंकि सेंटर पे अगर अपन चार्ज रखेंगे वो उसे अपोज कर देगी। सो यहाँ पे वही करना है, कंसेप्ट उसी तरह का लगाना है कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा ही नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, बट इन लोगों ने चार्ज रखा है और वो -q चार्ज रखा है सेंटर पे, ओरिजिन पे। सो यहाँ पे अगर चार्ज नहीं रखा होता तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती सबके कारण, बट अगर -q चार्ज और रखा है इन लोगों ने तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐड होगी इधर की तरफ, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -q के कारण वो एक और ऐड होगी इधर की तरफ, जो सेंटर को खींचेगी इधर की तरफ। सो पहले तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सबके कारण है सेंटर पे, और जो कि इधर ओरिजिन की तरफ, अगर अपन इसे ओरिजिन माने, इस डायग्राम को थोड़ा घुमा के देखो, तो अगर अपन इसे ओरिजिन माने तो सब चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक है, प्लस -q है और एक ऐड किया उसके कारण है। अब सब चार्ज की, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। अब सब चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो +q के कारण जो अपोज कर रही थी वो इक्वल रहेगी, क्योंकि +q डालने पे जीरो बन रहा था, अकेले +q के कारण +7 चार्जेस जो बचे उनके कारण नेट जीरो हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जब सिमेट्री थी। तो इसका मतलब इन 7 चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एग्जैक्टली q के बराबर होगी, है ना, जो q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी। बस q इधर के डायरेक्शन में लगा रहा था, अब बाकी 7 चार्जेस इधर के डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, तो बाकी के 7 चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले वो लिखेंगे अपन, तो वो आ जाएगी kq/r²। r विल बी क्योंकि अपन सेंटर पे देख रहे हैं तो r जो आएगा वो उन सब से q के कारण जो इलेक्ट्रिक r जो है, मतलब ओरिजिन से जो सेंटर है वो a√3/2 डिस्टेंस पे है, सो √3/2a इसका q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन 7 चार्जेस के कारण जो कि इस डायरेक्शन में होगी। प्लस अब एक -q और रखा है, तो सेंटर पे इस -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, k/q/√3/2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, स्क्वायर था, ठीक। सो यहाँ पे
डायरेक्शन इन दोनों की सेम है क्योंकि क्यू माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही होगी, सेंटर पे, सेंटर को इधर की तरफ ही खींचेगा, और बाकी 7 चार्जेस के कारण भी सेम माइनस क्यू की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2kq अपॉन √3/2a का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस दिए हैं, तो वो ऑप्शंस वेक्टर फॉर्म में दिए, तो अपन इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अपन को इसको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर विल बी द वेक्टर r विच इज द वेक्टर ऑफ दैट सेंटर ऑफ द क्यूब अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ द क्यूब अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब ये r जो है ओरिजिन से डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द क्यूब का। तो वेक्टर r जो है अपने को पता है क्या है, 2kq अपॉन √3/2a का होल स्क्वायर। तो वेक्टर r जो है अपने को पता है क्या होगा, a/2 x में जाएगा, a/2 y में और a/2 z में। तो अपन इसे लिख सकते हैं a/2 इंटू एक्स प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। ये आ गया r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r इज √3/2a, सो √3/2a, √3/2a डिस्टेंस पे center of the cube from origin. So now this will become √3/2a का नीचे क्यूब बन जाएगा, so it will be √3/2a का होल क्यूब, और ऊपर बनेगा तुम्हारा kqa x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। ये कुछ सीन बनेगा। So इसे अभी सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास सिंप्लीफाई होकर कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो देख लो, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे अपन सबसे पहले k को 1/4πε0 लिख देते हैं। सो k को 1/4πε0 लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट टर्म्स में। सो k qa x कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, एंड k को मैं लिख रहा हूँ 4πε0। 2 क्यूब है तो नीचे 8 बन जाएगा, और √3 का क्यूब विल बी 3√3a क्यूब। सो नाउ दिस विल बिकम 4, यहाँ से 2 बन गया ये। सो तुम्हारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2q a एंड a क्यूब, ये स्क्वायर बन गया 2q x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप अपॉन πε0 a स्क्वायर अलॉन्ग विथ 3√3। ठीक है, तो 3√3 है नीचे और यहाँ पे a स्क्वायर है, सॉरी a क्यूब नहीं है, a स्क्वायर है। ठीक है, तो πε0 a स्क्वायर 3√3 विल बी योर आंसर। सो यहाँ पे a स्क्वायर है, आपको नोट्स के लिए मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर। सो πε0 a स्क्वायर 3√3 नीचे है और ऊपर 2q है। सो πε0 a स्क्वायर 3√3, एंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट, मतलब इसके जस्ट अंदर के साइड पे होगी, मतलब प्लस एक्स से अपोजिट, माइनस एक्स से भी, माइनस वाई से भी अपोजिट, और माइनस जेड में भी। सो इधर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एंड पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, सॉरी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, क्यों अपन सेंटर से खींच रहा है माइनस क्यू से, सो दैट्स वाई तुम्हारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, माइनस में होगी। Consider the two satellites S1 and S2 with the period of revolution 1 and 8 respectively, revolving around a planet in a circular orbits. The ratio of the angular velocity of the satellite 1 to the angular velocity of satellite 2 is. So, दो सैटेलाइट्स है जिनके पीरियड 1r एंड 8r है, तो S1 एंड S2 सैटेलाइट है। अब टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π/ω। सो मैं लिख सकता हूँ T1 पहला सैटेलाइट, दूसरा T2 सैटेलाइट, तो 2π/ω1 अपॉन 2π/ω2। सो यहाँ से T1 दिया है मेरे को 1/1 एंड T2 दिया है 8, सो 1/8 विल बी दिस। सो ω2/ω1 की वैल्यू मेरे पास 1/8 आ गई, तो ω1 अपॉन ω2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8:1। So the ratio of the angular velocity of the satellite 1 to the satellite to the angular velocity of satellite 2 will be 8:1. So option number 1 is the correct. बात करते क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि
बोला गया है कि द an isolated system work done by a gas molecule in an isolated system is given by where x is the displacement, k is the Boltzmann constant, and t is the temperature. Alpha and beta are the constant. The dimension of the beta will be. So we need to find the dimension of the beta. So हमें पता है यहाँ पे e to the power something है और something e to the power something dimensionless होता है, हमें पता है. So e to the power something is always dimensionless. So हमें पता है x square upon alpha kt जो है वो dimensionless quantity है. ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है. सो अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डायमेंशन और अल्फा के टी का डायमेंशन सेम है. तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन अगर एल स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन अगर एल स्क्वायर है तो अल्फा के टी का डायमेंशन भी वही आएगा. अब अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, बट अपने को अल्फा का डायमेंशन पता लगाना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे अल्फा बीटा स्क्वायर जो है इसको वर्क डन के डायमेंशन के इक्वल करना है. और उसके लिए अगर मेरे को बीटा फाइंड करना है तो मेरे को अल्फा निकालना होगा और अल्फा अपने को यहाँ से आ जाएगा, ठीक है. सो अपन वही स्टेप्स कर रहे हैं सारे. सो अल्फा का डायमेंशन अपने को पता नहीं, बट के टी हमें पता है क्या होता है, वर्क डन होता है. तो इसे मैं लिख सकता हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. सो ऐसे मेरे पास अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा. अल्फा का डायमेंशन मेरे को आ जाएगा एम माइनस वन टी टू. तो ये मेरे पास अल्फा का डायमेंशन आ गया. अब मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ये ई टू द पावर समथिंग, ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. और ई टू द पावर समथिंग होता है उसका भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है. जो समथिंग ऊपर पावर वाला पार्ट होता है उसका भी डायमेंशन. सो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर अभी सिंपली क्या है अपने को देखना है. सो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर वर्क डन है. वर्क डन है तो मैं इसे लिख सकता हूँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. अब मुझे अल्फा पता है क्या है, एम माइनस वन टी स्क्वायर. सो एम माइनस वन टी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. सो यहाँ एम माइनस वन इधर चले जाएगा तो मेरे पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस फोर, करेक्ट. सो ऐसे बीटा का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा एम एल टी माइनस टू. सो एम एल टी माइनस टू विल बी द बीटा. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. सो बीटा का डायमेंशन जो आ गया एम एल टी माइनस टू आ गया. अभी सेक्शन बी के तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है. सो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg एंड वर्टिकल वॉल, है ना, वर्टिकल रफ वॉल इज 0.2. सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक एंड ए वर्टिकल वॉल इज 0.5 kg. मतलब एक ब्लॉक है जिसका मास 0.5 kg दिया है तुम्हें, एंड यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है स्टैटिक वाला न्यू एस वो है 0.2. द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट अडहेयर टू द वॉल. सो टू कीप इट अडहेयर टू द वॉल अपने को कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर एफ है तो हमें पता है अगर इसको वॉल के साथ चिपका के रखना है तो mg और इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन मुझे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है. सो mg और फ्रिक्शन इक्वल होने चाहिए. अब फ्रिक्शन जो होगा वो नॉर्मल टाइम्स n होगा, नॉर्मल टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन जो होगा वो न्यू टाइम्स ऑफ n होगा, क्योंकि अपन लिमिटिंग केसेस देख रहे हैं, ठीक है. मतलब मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो ब्लॉक नीचे ना गिरे. हॉरिजॉन्टल में मुझे कितना फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो ब्लॉक नीचे ना गिरे. अब हमें तो पता है F इज इक्वल्स टू एन है, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बैलेंस करूँ, मैं F इधर की तरफ लगा रहा हूँ और नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से आ रही है वो, तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो F इज इक्वल्स टू एन, ये तो मुझे पता है. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नॉर्मल फोर्स क्रिएट कर रहा है और उसके कारण कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है विच इज न्यू टाइम्स ऑफ एन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मुझे वैल्यू दी है ना. तो लिमिटिंग केस के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो न्यू टाइम्स ऑफ एन ही हो जाएगी. और न्यू टाइम्स ऑफ एन लिमिटिंग, क्योंकि अपने को लिमिटिंग केस में निकालना है कि मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि वो ब्लॉक गिरे ही ना, है ना, मिनिमम कितना फोर्स लगाओ. तो अपने को अगर लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो न्यू टाइम्स ऑफ एन हो जाएगा और न्यू जो हो जाएगा वो स्टैटिक वाला हो जाएगा, न्यू एस इंटू एन. सो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी वो न्यू एस इंटू एन हो जाएगी. सो एम जी इज इक्वल्स टू न्यू एस इंटू एन.
एंड यहाँ पे n क्या है, n इज F जो अपन लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड mg. सो यहाँ पे F की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी mg अपॉन न्यू एस. mg की वैल्यू तुम्हें पता है 0.5 इंटू 10 विच इज 5. mg की वैल्यू तुम्हें पता है 0.5 इंटू 10 विच इज 5 एंड अपॉन न्यू एस तुम्हें पता है कितना है 0.2. सो न्यू एस इज 0.2, 2/10, सो इट विल बी 25. तो तुम्हें 25 न्यूटन का फोर्स लगाना है ताकि वो ब्लॉक नीचे ना गिरे. अगर तुम 25 न्यूटन से फोर्स कम लगाते हो, अगर इनकेस तुम 25 न्यूटन से फोर्स कम लगाते हो, देखो तुम्हें रीज़न पता चलेगा कि अपन ने यहाँ पे न्यू एस इंटू एन क्यों लिया फ्रिक्शन को. मैं बता रहा हूँ, अगर तुम 25 न्यूटन से फोर्स कम लगाते हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो बनेगा मैक्सिमम वाला वो क्या बनेगा, न्यू एस इंटू एन. एंड अगर तुम 25 न्यूटन से कम लगा रहे हो वैल्यू तो मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन बन जाएगा न्यू एस इंटू एन. एन क्या है, एफ ही है. तो यहाँ पे 25 इंटू एफ इज न्यू एस इज 0.2. सो 0.2 इंटू 25 विल बी 5 से 5 आ जाएगा और 5 से कम आ जाएगा. अगर तुम 25 न्यूटन से कम लगाओगे तो 5 से कम आ जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 से कम आ जाएगा अगर तुम 25 न्यूटन से फोर्स कम लगाओगे तो. सो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन ही 5 से कम आ गया तो ये कभी ब्लॉक झेल ही नहीं पाएगा 5 किलो का, मतलब 5 न्यूटन वेट वाला ब्लॉक जो है, जो 0.5 kg जिसका मास है और 5 न्यूटन जो वेट है उसका, तो वो वाला ब्लॉक वो कभी झेल ही नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शन का वैल्यू 5 से कम रहा. तो हमें फ्रिक्शन का वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है वो तुम्हें 5 से ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, 5 न्यूटन से. तो वो अगर 5 न्यूटन से ज़्यादा रखना पड़ेगा तो तुम्हें एफ की वैल्यू मिनिमम तो तुम्हें 25 न्यूटन लगेगी. सो ये कंसेप्ट था. अब कंसेप्ट भी समझा दिया और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता दिया, तो 25 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दिया है द रेजोनेंस सर्किट हैविंग एन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻⁴ हेनरी एंड 6.28 ओम रिस्पेक्टिवली ऑसिलेट्स एट 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज. क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो ω0 L/R होता है, हमें पता है ω0 L/R. अब मुझे अब मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, ω0 की दी नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2π × f × L/R. सो f की वैल्यू मुझे पता है क्या है, f मुझे पता है 10 मेगाहर्ट्ज है. तो मैं अगर यहाँ पे रखूँ 2π × 10 मेगाहर्ट्ज है तो इसे अगर अपन लिखे तो 10 मेगाहर्ट्ज को 10 × 10⁻⁶ इंटू एल अपने को दिया है 2 × 10⁻⁴ एंड ये दिया है 6.28. अब 6.28 जो है, पाई को तुम्हें 3.14 दिया है, पाई अगर 3.14 दिया तो 2π और 6.28 तो कैंसिल हो गए. तो अभी बचा क्या, ऊपर बचा है सिर्फ 10⁻⁷ × 10⁻⁻⁴. सो इट विल बी 10⁻³ है ना इंटू 2. सो 2 × 10⁻³. सो आंसर विल बी 2000. So quality factor will be 2000. Yeah. So moving to the next question, इसमें हमें को बोला है hydraulic press. A hydraulic press can lift 100 kg when a mass m is placed on a smaller piston. It can lift blank kg when the diameter of the larger piston is increased by 4 times and that of the smaller piston is decreased by 4 times, keeping the mass m on the smaller piston same. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट कुछ ऐसा होता है, हमें पता है कुछ ऐसा सीन होता है उसका. तो ये हो गया स्मॉलर पिस्टन और ये स्मॉलर पिस्टन और ये हो गया लार्जर पिस्टन, ठीक है, LPS. सो यहाँ पे ये इनकी लेवल्स है और यहाँ पे अगर 100 kg का मैं वेट रखूँ और यहाँ पे m रखूँ, ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस कैन लिफ्ट 100 kg व्हेन ए मास m इज पुट ऑन स्मॉल पिस्टन. इसका मतलब अगर यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है क्रॉस सेक्शन वाला, सो मैं लिख सकता हूँ 100. अगर इस स्टेटमेंट से, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है इससे मैं लिख सकता हूँ 100 विच इज़ यहाँ का मास है ना 100 kg. सो 100 × g है ना यहाँ का वेट अपॉन A1 इज इक्वल्स टू mg
अपॉन A2, है ना। यहाँ का मास m है और यहाँ का मास 100 है, सो 100 इंटू जी अपॉन A1 इज इक्वल टू mg अपॉन A2। सो अगर ये तो अपने को पता है फ्रॉम, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकंड केस में ये क्या कर रहा है, अपने को मास निकालना है, यहाँ पे कितना वो लिफ्ट कर सकता है वो मास निकालना है। अगर मैं सेम मास m पिस्टन पे रखता हूँ, स्मॉलर वाले पिस्टन पे, और इसका जो स्मॉलर पिस्टन जो है इसका जो डायमीटर है मैं डिक्रीज कर देता हूँ 4 टाइम्स और इसका डायमीटर मैं इंक्रीज कर देता हूँ 4 टाइम्स। सो केस क्या बनेगा, अभी अपने को निकालना है कैपिटल एम में कितना रख सकता हूँ 100 kg की जगह, जब मैंने A1 का जो एरिया है मैंने बढ़ा दिया, मैंने डायमीटर अगर 4 टाइम्स कर दिया तो A1 जो है वो 16 टाइम हो जाएगा क्योंकि मैंने डायमीटर 4 टाइम्स कर दिया है। और अभी एम ही रखा है अपन ने स्मॉलर पिस्टन पे, स्मॉल एम ही रखा है, और A2 जो है अपन ने उसका डायमीटर A2 का 4 टाइम्स कम कर दिया, इसका मतलब उसका एरिया 16 टाइम्स घट जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 2 आ गई और हमें अभी कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो जी कैंसिल हो गया, एम की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास एम स्मॉल एम इंटू 16 इंटू A1 अपॉन A2, ये आ गई कैपिटल एम की वैल्यू। अब अपने को इक्वेशन 1 से पता है, इक्वेशन 1 में भी अपन जी कैंसिल कर देंगे तो हमें पता है m इंटू A1 अपॉन A2 की वैल्यू 100 है। एक सेकंड, वेट अ सेकंड, A1 इंटू A2 की वैल्यू 100 है, ठीक है। m इंटू A1 अपॉन A2 की वैल्यू 100 है, अपने को इक्वेशन 1 से पता है। सो यहाँ पे मैं m इंटू A1 अपॉन A2 इसकी वैल्यू रख देता हूँ 100, सो यहाँ जाएगा 100 इंटू 16। सो ये कैपिटल M की वैल्यू आ गई। सो ये आ गया 25600 kg। सो अभी पहले ये 100 kg का वेट लिफ्ट कर पा रहा था हाइड्रोलिक प्रेस, अभी ये 25600 kg का वेट लिफ्ट कर पाएगा। 25600 kg का मास, 25600 kg का मास लिफ्ट कर पाएगा। समझ गया, अपन ने क्या किया, बस इक्वेशन लगा दिया। अपने को पता है हाइड्रोलिक प्रेस में यहाँ पे अगर F1 फोर्स है और यहाँ पे F2 है तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2 करते हैं अपन, तो बस वही सीन मैंने किया है और 2 इक्वेशन लिखे। सेकंड केस में उन्होंने बस एरिया को चेंज कर दिया था, तो काफ़ी सिंपल सवाल है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है एन इंक्लाइंड प्लेन इज बेंट इन सच ए वे दैट द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 4 where y is the vertical and x is the horizontal direction, है ना। If the upper face of the curve is plane, of the upper curved plane is rough with the coefficient of the friction nu is equals to 0.5, the maximum height in centimeter at which the stationary block will not slip downward is। सो देखो, पहले अपन नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन पे जब केस करते थे तो अपने को होता है एंगल ऑफ रिपोज नाम की एक चीज़ थी। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है तो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद क्या हो जा रहा था, न्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू न्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा हो जाता था, ठीक है। एम जी साइन थीटा एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है तुम्हारा और एक न्यू एम जी कॉस थीटा एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। न्यू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। अब हमें पता है कि मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाऊंगा एम जी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और न्यू एम जी कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा जिसमें एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू न्यू एम जी कॉस थीटा होगा। अगर उससे मैं ज़्यादा एंगल बढ़ाऊंगा तो वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। तो जो पर्टिकुलर एंगल है जिसमें न्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू न्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा है, तो उस एंगल को अपन एंगल ऑफ रिपोज कहते थे और वो होता था टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू न्यू, और वो थीटा होता था टेन इनवर्स न्यू। तो एंगल ऑफ रिपोज होता था टेन इनवर्स न्यू। यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने, इंक्लाइंड प्लेन को ऐसा बेंड कर दिया कि वो एक कर्व सरफेस बन गया कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर बाय 4 की तरह, ठीक है। सो वो कुछ ऐसा कर्व सरफेस बन गया और उस पर उन लोगों ने ब्लॉक को रखा है। तो उन्होंने पूछा है कि मैं मैक्सिमम हाइट कितनी रखूं ताकि वो ब्लॉक स्टेशनरी रहे। अब यहाँ पे अपन हाइट तो सेम थी, यहाँ पे अपन बस एंगल चेंज कर रहे थे, ठीक है। किसी भी हाइट पे रखो सेम ही सीन होना था, एंगल ऑफ रिपोज सेम ही आना था। यहाँ पे अगर अपन ने इसकी पोजीशंस चेंज की तो इसके एंगल बदल रहे हैं। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, यहाँ पे अपन ने एक बेंड करके वर्टिकल
क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है, मतलब एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बनाया है जो कि x²/4। सो यहाँ पे अपन जब इसकी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं तो इसका एंगल चेंज हो रहा है। देखो अभी इसका एंगल ये है, अभी इसका एंगल ये है, अभी इसका एंगल ये है। तो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ इसका एंगल जो है वो बदल रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है। अगर अपन एक किसी भी पॉइंट पे एनालाइज करें तो मैं अगर इस पॉइंट पे एनालाइज करता हूँ, देखो इस पॉइंट का अगर मैं एनालाइज करूँ सो यहाँ पे एक mg sin थीटा लग रहा है इसको। अब ये थीटा कहाँ से मैं बताता हूँ, यहाँ से थीटा है, ठीक है। थीटा इसका टेंजेंट, सॉरी यहाँ से थीटा नहीं, एक सेकंड, ये सरफेस पे मैं अगर टेंजेंट बनाऊँ तो यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है तो ये टेंजेंट बनाओ, तो अगर यहाँ पे टेंजेंट बना है तो अपन को दिख रहा है यहाँ पे एक mg sin थीटा फोर्स लग रहा है और एक टेंजेंशियली उधर की तरफ न्यू mg cos थीटा भी लग रहा है, ठीक है। सो जैसे ये ऊपर जा रहा है वापस इसका ये टेंजेंट वाला एंगल लेंगे अपन तो बन जाएगा कुछ ये थीटा डैश। तो जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका एंगल बढ़ गया। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ रही है और न्यू mg cos थीटा की वैल्यू घटेगी। तो अपने को मैक्सिमम हाइट निकालना है जहाँ पे वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब जिस पॉइंट पे mg sin थीटा इज इक्वल्स टू न्यू mg cos थीटा हो जाएगा, वही वाला पॉइंट अपने को चाहिए, है ना। मतलब जिस पॉइंट पे tan थीटा जो है वो न्यू हो जाएगा, वो वाला पॉइंट अपने को चाहिए क्योंकि उस पॉइंट पे वो स्टेशनरी रहेगा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू न्यू किस पॉइंट पे है, tan थीटा इज इक्वल्स टू न्यू किस पॉइंट पे है। तो सबसे पहले tan थीटा क्या है अपने को पता नहीं। tan थीटा निकालने के लिए अपने को पता है y इज इक्वल्स टू x²/4 दिया है। तो अगर मैं dy/dx करूँ वही tan थीटा आएगा। तो dy/dx की वैल्यू अगर यहाँ से अपन निकालें तो आ जाएगी 2x/4 विच इज़ x/2। सो dy/dx की वैल्यू x/2 आ गई। तो tan थीटा dy/dx ही है अपना विच इज़ न्यू होना चाहिए। सो dy/dx हमें दिया है x/2 और न्यू की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी है 0.5, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को 0.5 दिया है। सो ऐसे x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1। सो x इज इक्वल्स टू 1 पे, उस कर्व पे x इज इक्वल्स टू 1 पे अपन उस ब्लॉक को रखेंगे तब जाके वो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। अगर x इज इक्वल्स टू 1 से मैं आगे लेके जाऊँ, मतलब उसकी हाइट बढ़ा दूँ, तो tan थीटा बढ़ जाएगा, दैट मीन्स mg sin थीटा बढ़ जाएगा और वो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 उसकी लिमिटिंग पोजीशन है अगर उसे स्टेशनरी रखना है तो अपने को हाइट पूछा है। हाइट निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू x²/4 अपने को पता ही है। तो x अगर 1 है तो अपन हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 1 दी है। तो ये y जो है हाइट हो जाएगी 1/4 विच इज़ 0.25। सो 0.25 विल बी योर आंसर, 0.25 सेंटीमीटर। अगर x सेंटीमीटर में अगर अपन सबको जाए तो 0.25 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर यहाँ पे मीटर्स में चीज़ें दी होगी तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट अगर अपन देखेंगे, एक सेकंड में देख लेता हूँ। फिलहाल के लिए तो 0.25 ही आंसर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कुछ, तो 0.25 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें दिया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज। सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी हाई दी है तो अपन इसे लाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो इज ए ट्रैवलिंग इन मीडियम हुज रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक permeability and electric permittivity and relative magnetic permeability both are 2. So its velocity in that medium, अपने को velocity पूछिए। So velocity of the light हमें पता है क्या होती है और electromagnetic wave है तो 5 gigahertz उसकी frequency। So हमें पता है c velocity of light in any medium v लिख लेते हैं अपन, वो आती है 1/√ of उसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी विच इज़ एप्सिलॉन एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी उस मीडियम में की।
सो मैं परमिटिविटी को रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और सिमिलरली मैं परमिबिलिटी को, मैग्नेटिक परमिबिलिटी उस मीडियम में जो है उसको मैं लिख सकता हूँ न्यू नॉट इंटू न्यू आर, where nu r is the relative permeability and nu naught is permeability in free space. Similarly, epsilon naught is permittivity in free space and epsilon r is relative permittivity. So अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा अभी, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/√of epsilon naught into nu naught into 1/√of epsilon r and nu r. So 1/√of epsilon naught nu naught तो c है, स्पीड ऑफ लाइट, अपॉन अंडर रूट न्यू आर एंड एप्सिलॉन आर है। अब अंडर रूट एप्सिलॉन आर एंड न्यू आर हमने क्वेश्चन में दिया है, दोनों 2 है, क्योंकि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी हमें 2 दिया है दोनों। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो इट विल बिकम c/2। अब c तुम्हें दिया है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 2, so it will become 1.5 into 10⁸ meter per second. So 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकंड बन गया। तो अब इसे 10⁷ के टर्म्स में अगर अपन लिखेंगे तो ये बन जाएगा 15 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड, 15 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड। सो द आंसर विल बी 15, आंसर विल बी 15। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गया है कि इन द कनेक्शन विद द सर्किट ड्रॉन बिलो द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 किलो ओम रजिस्टर इज। यहाँ पे हमें जेनर डायोड दिया है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर होता है, तो ये 5 वोल्ट का वोल्टेज तो यहाँ पे रेगुलेट करेगा ही। सो करंट जो आएगा वो 2 किलो ओम के थ्रू आ जाएगा। करंट आई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस विच इज 2 किलो ओम विच इज 2 इंटू 10⁻³ ओम। So this will become 2.5 into 10⁻³ एम्पियर। इसे अपन लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा वो 25 एम्पियर आ जाएगा। 25 एम्पियर विल बी योर आंसर। 25 इंटू 10⁻⁻4, so 25 will be your correct answer. Now let's see this question. In this question, an audio signal Vm is equals to 20 sine 2 pi 1500 t. Amplitude modulates a carrier wave which is Vc is equals to 80 sine 2 pi 100,000 t. The value of the percent modulation is. So इस क्वेश्चन में अपने को परसेंट मॉड्यूलेशन की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल फॉर्मूला लगाना है परसेंट मॉड्यूलेशन का जो होता है। अब परसेंट मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला सिंपल है, आप सब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जेई मेंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपको पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस मिलेंगे। मतलब अगर आप अपन ने सारे के सारे फॉर्मूले सही से पढ़े हो, और ये छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं आखिरी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो यहाँ पे ये चैप्टर्स आप करके गए ना, मतलब इनको डीप में भी पढ़ने की जरूरत है थोड़े, तो इनसे डायरेक्ट आपको 4 नंबर का क्वेश्चन एक गिफ्ट में मिल रहा है। सो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखो आप कि इन छोटे छोटे चैप्टर को स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। इन छोटे छोटे चैप्टर को स्किप नहीं करना है, इनको करके ही जाना है। सो अभी अपने को पूछा है परसेंटेज मॉड्यूलेशन, तो अपने को पता है AM/AC होता है परसेंट मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला। सो परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालना है तो अपने को पहले मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना होगा कितना है। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अपन न्यू से डिनोट करते हैं, विच इज होता है AM/AC। अब एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड बाय VM जो दिया है तुम्हें वो दिया है 20, एंड कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड दिया है तुम्हें 80, ठीक है। अब 20/80 कितना होता है 1/4। अब तुम्हें परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि तुम्हें परसेंट में पूछा है, परसेंट न्यू पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट विल बी 25%. So your correct answer is 25. In the next question, a ball with a speed of 9 meter per second collides with another identical ball. एक बॉल है जो 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, collides with another identical ball
एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पे. आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल, द डायरेक्शन ऑफ द ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो जब कोलाइड कर रहे हैं एक दोनों, कोलिजन के बाद हर एक बॉल 30 डिग्री बना रहा है एंगल हॉरिजॉन्टल से. मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल थी, तो ईच बॉल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ओरिजिनल डायरेक्शन से कोलिजन के बाद में. ठीक है. द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन. सो यहाँ पे अगर पहला बॉल है तो वो V1 से जाएगा और दूसरा बॉल V2 से जाएगा, अगर अपन ऐसा माने. तो अपने को V1 बाई V2 पूछा है. ठीक है. सो मैं पता है कि मेरे को मोमेंटम कंजर्व करना है. मेरे को पता है वाई में मोमेंटम इनिशियली 0 था, अगर ये डायरेक्शन वाई माने और ये डायरेक्शन एक्स माने. तो वाई में तो इनिशियली मोमेंटम 0 था और फाइनली भी 0 ही रहना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है. सो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इन वाई इज 0. सो मोमेंटम इनिशियल इन वाई आई एम कंजर्विंग विथ मोमेंटम फाइनल इन वाई. सो मैं वाई में ही मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूँ. सो इनिशियली तो 0 था वाई में मोमेंटम, और फाइनली वाई में मोमेंटम बन जाएगा. अगर मैं इसकी वेलोसिटी V2 और इसकी वेलोसिटी V1 मानूँ, तो मास तो m ही है, दोनों के मास सेम है. तो m इंटू V1 का साइन 30, ये प्लस जे कैप में है तो मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस जे कैप. एंड मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज m इंटू V2 का साइन 30 प्लस m इंटू V2 का साइन 30, और ये माइनस जे कैप में है तो इसे माइनस जे कैप लिखा. तो बस इसे सॉल्व करना है अभी. सो V1 का साइन 30 विल बी m इंटू V1 बाई 2 माइनस m इंटू V2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मुझे मिल रहा है V1 इज इक्वल्स टू V2. सो यहाँ से रेशो आ जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से इन दोनों के वेलोसिटीज़ का रेशो 1 आ गया. तो करेक्ट आंसर इज 1.